आइए चलिए बात करते हैं खबरों की। फरीदाबाद में आखिरकार जिला उपायुक्त के आदेशों के बाद होटल रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। आदेश मिलने के बाद सरकारी और निजी होटल रेस्टोरेंट कर्मचारी साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों ने जानकारी दी है कि शर्तों के बाद होटल रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिली है। वे पूरे रेस्टोरेंट को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके बाद उचित दूरी बनाकर ही ग्राहकों को बिठाया जाएगा। इतना ही नहीं, कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का भी ध्यान से पालन किया जाएगा। महेश जी, आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद राजा नारसिंह महल खोला गया है, रेस्टोरेंट को खोला गया है, किस तरीके की गाइडलाइंस आप लोगों को दी गई है? ये मैनेजमेंट ने जो गाइडलाइन दी है हमें, एक तो पहले कस्टमर आते हैं तो उनको सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद दूरी डिस्टेंस बना करके उनको बैठाया जाए, और हमने अपने ग्लव्स हाथ में पहन रखे हैं और मास्क लगा रखा है, ये फेस के ये शील्ड भी लगा रखी है, और पूरी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख रखा है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रखा है, जो सरकार की टर्म एंड कंडीशन है तो नज़र आ रहे हैं जी। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं जी, जैसे मैनेजमेंट ने हमें इन्फॉर्म किया या जैसे भी हमारी गाइडलाइन दी है हमें, उसी हिसाब से हम अपनी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। ठीक है। चलिए भी बात करते हैं अगली खबर की। देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों के लिए सेक्टर 9 के वासियों ने राहत राशि इकट्ठा कर दिहाड़ी मजदूर और गरीब लोगों को सूखा राशन वितरित किया गया है। वहीं पर गौशाला में चारे की किल्लत को देखते हुए गुरुग्राम बसई राधाकृष्ण गौशाला में 1 लाख की चारे के लिए राशि दी गई है। वहीं पर मुख्यमंत्री राहत कोष में सेक्टरवासियों से किए गए इकट्ठा राहत फंड से 1,51,000 की राशि जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में समाज सेवी लोग लगातार मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री कोष में राहत के लिए आगे आए और गरीब लोगों को और बेजुबान गोवंश की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी को देश में फैल रही कोरोना महामारी को देखते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। परिचय देते हैं अपना। मैं टिंकू कुमार वर्मा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति संगठन भारत। आज गौशाला में दान दिया गया था, क्या था? देखिए, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब युवा शक्ति संगठन भारत एवं RWA सेक्टर 9 के संयुक्त तत्वाधान में कुछ हमने दान सेक्टर 9 वासियों से इकट्ठा किया था, जो लगभग 5 लाख के करीब था, जिसमें से हमने कुछ ज़रूरतमंद लोगों को 15-15 दिन का राशन पैक करके उनको उन तक पहुंचाया। उसके बाद आज फिर हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में DC साहब को 1,51,000 रुपये का चेक सौंपा, और उसी के साथ पहले गौशाला में चारे की दिक्कत थी, सुनीता जी का यहाँ से कॉल आया तो 51,000 रुपये की राशि पहले यहाँ पे सौंपी। उसके बाद आज पुनः 51,000 रुपये का सहयोग गौशाला में संस्था के और RWA के द्वारा सहयोग से यहाँ पे दिया गया। क्या लगता है किल्लत चारे की चल रही थी, कितना जरूरी था इस तरह से सहयोग? देखिए, गौशाला में निरंतर जैसे मेरे को यहाँ से पता लगता था कि 3,000 से अधिक गायें यहाँ पे रहती हैं, और 3,000 गायों के लिए परवरिश, खाना। एक बार थोड़ा सा परिचय देते हैं, इधर देखिए। मैं सविता कटारिया, श्री राधा कृष्ण गौशाला की संचालिका। क्या कहेंगे कि अब गौशाला में जो गौवंश है उस कोई दिक्कत है, किल्लत है, जैसे चारे की किल्लत चल रही थी? तो देखो जी, यहाँ पे 3,000 गौवंश है। जो लॉकडाउन में दिक्कत थी वो तो अब नहीं है, उसमें तो कुछ सुधार आ गया है, लेकिन 3,000 गौवंशों का, जिसमें 70 मन तूड़ा डेली लगता है, तो 70 मन तूड़े का हम हिसाब लगाते हैं तो इनका किल्लत तो ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन समाज से या अपने जितने भी ग्रामवासी जो हमारे बसी गांव के हैं या आसपास के जितने भी हैं, पूरा समाज है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप समय समय पर आकर थोड़ा थोड़ा जो भी आपसे बन पाए वो गौ माता की तरफ ज़रूर ध्यान दें। कि आज गरीब लोगों के लिए, पशु पक्षी और जो भी जैसे गौशाला में गौओं के लिए चारे की आवश्यकता है, तो आप हमें सहयोग दें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैं पहले तो ये देखता था गाँव में बहुत ज़्यादा इस प्रकार के प्रचलन है, भाई पैसा इकट्ठा करना या कुछ भी ना, शहर में उल्टा कम है। लेकिन जो मैंने पहली बार सेक्टर 9 में और सेक्टर 9 वासियों ने जो हमें एक सहयोग राशि दी, लगभग 5 लाख के करीब दी, जिसमें हमने गरीब लोगों को एक पैकेट बना के भी दिए। 1,02,000 रुपये हम गौशाला में भी दे चुके हैं। 1,51,000 रुपये आज हम DC साहब को भी दे आए हैं मुख्यमंत्री राहत कोष में। तो ये सब का ये तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सेक्टर 9 वासियों की तरफ से दिया गया हुआ है,
और मैं आपके चैनल के माध्यम से सेक्टर 9 वासियों का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। और आगे भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर जैसे गौओं के लिए हमारे जीव जंतु है, जैसे स्ट्रीट डॉग है या चाहे कबूतर है, या इनके लिए पानी दान। चलिए बात करते हैं हिसार की। हिसार में आज चंडीगढ़ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा इंटक के प्रवक्ता नसीब जाखड़ा, सोनाली फोगाट और सुल्तान सिंह प्रकरण पर हिसार में पहुंचे और मीडिया के सामने रूबरू होते हुए बताया कि आज 5 दिन बीत जाने के बाद सोनाली फोगाट पर संगीन धाराएं लगने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। नसीब जाखड़ ने बताया कि खाप पंचायती और सभी कर्मचारी संगठनों के भारी विरोध के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पताल से इलाज करवा रहे और भारी दर्द के बाद भी सुल्तान सिंह को जबरन छुट्टी दे दी गई है। नसीब जाखड़ ने कहा कि आज हरियाणा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष अमित यादव के दिशा निर्देश के अनुसार पदाधिकारियों की बैठक करके कार्यवाही के लिए हिसार डीसी को ज्ञापन सौंपा और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर 2 दिन में कार्यवाही नहीं होती तो हिसार जिले के तहसील और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जाएगा। मजदूर और अधिकारी का नौकरी करना हरियाणा में बहुत बुरा हाल हो गया। आपने देखा होगा अभी सोनाली फोगाट जी वाला और हमारा जो सुल्तान साथी है, मार्केट कमेटी का जो सचिव है, उसके साथ कैसे बर्ताव किया गया। आप देखिए कि कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश जूझ रहा है और अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारा प्रदेश का हर मजदूर और कर्मचारी दिन रात मेहनत करके, बल्कि 8 घंटे की बजाय 15-15, 18-18 घंटे ड्यूटी करके अपनी जान जोखिम में डाल के वो ड्यूटी करता है हमारे समाज हित के लिए। लेकिन सरकार उसको मेडल देने की बजाय, सरकार उसको हौसला बधाई करने की बजाय, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि भाजपा नेत्री जो आदमपुर हल्के से प्रत्याशी रही है भाजपा की, उन्होंने गुंडों को बुलवा करके साथी सुल्तान सिंह पर निर्मम पिटाई जूते से, चप्पल से की और गुंडों द्वारा भी करवाई गई। इतना ही नहीं, उनके पीछे गुंडे लगा दिए गए, थाने में भी गुंडे लगवा दिए और उनके बहकावे में आकर के और उनको मिसगाइड कर करके और उनको एक धमकी दे करके कि आपको नौकरी से निकाल देंगे या आपको जान से मरवा देंगे, पिस्टल की नोक पर के ज़बरदस्ती उनसे समझौता भी करवाया गया। और हमारा साथी आज 5वां दिन है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आप देखिए सारी जो जाट खाप है या दूसरी जो पंचायतें हैं या जो हमारे संस्थाएं हैं, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, वो साथी सुल्तान को न्याय दिलाने के लिए सरकार से बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही और संगीन धाराएं सोनाली फोगाट के ऊपर लगी हुई है। उसके बावजूद भी आज 5वां दिन हमारे साथी को हो गया है, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये सवाल उठता है, क्या सरकार उसको सह दे रही है? अगर सह नहीं दे रही तो चलिए वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करीब 3 महीने से बंद हेयर सैलून की दुकानें अब सख्त गाइडलाइन के बाद खोल दी गई हैं। फरीदाबाद में भी जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने सभी हेयर सैलूनों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन साथ शर्तें भी लागू की गई हैं। इन शर्तों के बाद आज सैलून मालिकों ने अपनी अपनी दुकानों की साफ सफाई की और फिर पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया। इतना ही नहीं, बाल कटवाने पहुंचे सभी ग्राहकों को भी सैनिटाइज किया गया। इस दौरान सैलून कर्मचारी मुंह पर मास्क पहने हुए नजर आए, मगर पीपीई किट किसी के पास नहीं देखने को मिली। जबकि जिला उपायुक्त ने आदेश दिए हैं कि सैलून पर पीपीई किट पहनकर ही काम करना होगा। उसके बाद जैसे ही कस्टमर आता है उसको सैनिटाइज कराते हैं। उसके बाद हम जो भी काम यहाँ अंदर करते हैं, जैसे सीट्स पे काम किया है, उससे पहले हम जो उसको स्प्रे करते हैं। कोई बैठा है, कभी एक कस्टमर कोई कस्टमर पर बैठा हुआ है वेटिंग में, तो फिर उसको सीट का सैनिटाइज करते हैं स्प्रे। तो इस तरह से सारी हम अच्छी तरह से पूरा देखभाल करके तभी हम काम शुरू करते हैं। कई कस्टमर है जो कहीं ना कहीं डरते हैं कि जाने कि ब्लेड का कोई गलत यूज़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो ऐसा कुछ टावल को आप गलत यूज़ ना करें। तो कस्टमर को आप सर्टिफाई करने के लिए क्या, उनके तसल्ली देने के लिए क्या आप नई गाइडलाइंस फॉलो करते हैं? टॉवल्स का हमारे यहाँ डेली टॉवल क्लीन करने के लिए रेगुलर आता है और जो गंदे टॉवल हैं उनको दिखाते हैं, उसके अंदर जाते हैं। हमारा टब है एक, उसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं और वो वहाँ से इकट्ठा होने के बाद वो वॉश होने के लिए चले जाते हैं रेगुलर बेस पे। और नए टॉवल ही हम यूज़ करते हैं, एक कस्टमर का दूसरा टॉवल कभी यूज़ नहीं करते। चलिए मैं बात करते
हैं भवानीखेड़ा क्षेत्र की। भवानीखेड़ा शहर में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं होने से शहरवासियों में रोष है। शहर में समय पर बिजली की कोई सुविधा नहीं होने से आज स्थानीय निवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और समस्या की शिकायतें वे कई बार विभाग को भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होने से उनमें काफी रोष है। शहरवासियों ने बुधवार को स्थानीय बिजली घर में इकट्ठा होकर विभागीय कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के समाधान की गुहार भी लगाई। समस्या जी टिबला पर लाइन कर दी, लाइट नहीं आती कई दिन हो गए और कई बार लिया हमें तो 500 वर्ष भी नहीं हो गया। हमने 12 बजे रात न दिया कर दे, 2 दिन हो गए 12 बजे लाइट दे, 4 बजे काट दे सवेरे। छोटे बच्चे उन्हें खाओ को डुड मच्छर खाना लग रहे, डांगरा न पानी नहीं, मनसा न चून नहीं, 4 घंटे जीब 2 दिन तक। हाँ 4 घंटे 2 दिन हो गए, 12 बजे 4 बजे सवेरे काट दे। देखो जी कितनी होगी लाइट। और काफी बढ़ा लिए जी हमें बिजली बोर्ड में, एक्शन का भी जाया भी आने इस बारे में अधिकारी कहते जोड़ देंगे। पहले भी नम गए थे, बोले गुजरात तो वो आ जाएगा ट्रांसफार्मर, बोला तारा मिल जाएगा वाटर सप्लाई की लाइट है। हमें तो कोरोना में आए को नहीं कई दिन आप ये काट लेते हैं। तो आप ये बताइए कि 4 घंटे 4.5 घंटे का क्या मतलब है लाइट देने का? ना उसमें कोई पानी की सुविधा हो पाती है, ना कोई और सुविधा हो पाती है सोने वगैरह की। काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान हैं और पीछे 6 महीने पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट करी थी, तब उन्होंने ये कहा था कि आपका 1 महीने में समाधान हो जाएगा, लेकिन कोई समाधान नहीं किया। आज जब हम आए तो एसडीओ भी ऑफिस में नहीं मिला। ये क्या बात है कि जब हम आते हैं तभी नहीं मिलता हमें एसडीओ, तो हमारी सुनवाई कौन करेगा ये बताइए। और जब हम लोग बिजली बोर्ड में फ़ोन वगैरह करें या आके कहते हैं तो कहते हैं कि पीछे से लाइट कटी। पीछे कहाँ से लाइट कटी हुई है ये तो बताइए हमें। और अब जब आने के बाद कनेक्शन जुड़ गया तब वो पीछे से नहीं जुड़ती। अब किसने जोड़ दी? पीछे से आ गया क्या फ़ोन? दावे तो करती है लेकिन किया तो नहीं है। तो हम लोगों का क्या कसूर है कि हमारी लाइट काट दी गई है? बिल भी हम लोग भरते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल नहीं भरते हैं। भाई ठीक है, मान लीजिए ट्यूबवेल लगे हुए हैं तो उनका कनेक्शन अलग है ना, घर की लाइट क्यों काट रहे हैं वो लोग? 8 घंटे का था, 8 घंटे भी नहीं दे रहे। हम यहाँ पे बिजली बोर्ड में आए हैं, एसडीओ के पास एप्लीकेशन दी है। देखिए पहले भी दे चुके हैं, हम लोग भिवानी गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखिए आज भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, क्या करते हैं क्या नहीं, कोई सुनने को तो तैयार नहीं है। एसडीओ वैसे ही नहीं रहता, गायब भी रहता है, जब भी आते हैं तब। आगे देखिए, चलिए बात करते हैं अगली खबर की। थाना शमशाबाद क्षेत्र में 9 मार्च को हुई फोटोग्राफर से लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। शमशाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान लूट के 2 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने पकड़े दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस खुलासे पर क्षेत्र अधिकारी फतेहाबाद प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। शमशाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई जब 9 मार्च को एक फोटोग्राफर से हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए दिनांक 9 तारीख को 9 मार्च को एक मुक्तिपुरा पुलिया पे एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल, वीडियो कैमरा, एक बड़ा कैमरा था, एक छोटा कैमरा। इस घटना को जो है वो 5 लोगों द्वारा अंजाम दिया गया था। उस घटना में 2 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास एक मोटरसाइकिल, एक हैंडीकैम कैमरा और एक वीडियो कैमरा बरामद कर लिया गया है। इसमें भी 3 लोग शेष हैं, उनकी भी। चलिए भाई रुक करते हैं अगली खबर का। अभी तक आपने महानगरों में ही सुने होंगे कि प्राइवेट अस्पताल वाले मरीजों के मर जाने के बाद भी फर्जी तरीके से इलाज कर परिजनों से मोटी रकम वसूलते हैं। मुर्दों का इलाज करने वाले ऐसे डॉक्टर अब बलिया में भी आ गए हैं। जी हाँ, इस बलिया में जो घटना सामने आई है इसको सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। सदर कोतवाली स्थित ओम साई क्लिनिक महिला अस्पताल रोड जगदीशपुर के चिकित्सकों ने ऐसा कृत्य किया है कि जिसको देखने व सुनने के बाद आपकी रूह तक सिहर जाएगी। ओम साई जैसे पवित्र नामों को मिलाकर बने ओम साई क्लिनिक में जिंदगी देने के लिए नहीं बल्कि मरने के बाद भी इलाज के नाम पर पैसा कमाने के लिए इलाज किया जाता है, वो भी बड़े लोगों का नहीं। अबोध नवजात की जिंदगी के साथ मौत पर भी इन्हें पैसा कमाने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये इंसान के रूप में लालची भेड़िए बन चुके हैं। गए तो वहाँ पर कोतवाल जी बोले कि यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट किस माध्यम से लिखें। वहाँ पर हम लोग का बोले कि पोस्टमार्टम होगा तो रिपोर्ट उस हिसाब से हम लिखेंगे। क्या मामला हुआ था सर? मामला यही था कि हम लोग का ओम साई क्लिनिक में हम लोग भर्ती कराए थे। किसको? और हमारा भांजा लगेगा, हमारा बहन का लड़का है। और वहाँ पर कराए थे और 10,000 रुपये पेमेंट किए। करने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि लड़का का अपना ले जाइए। हम लोग लेकर आए, वो बोल रहे हैं कि
7 घंटा बाद होश आएगा। वो लड़का वहीं पर डेड कर गया था सर, लेकिन हमसे झूठ बोला गया, हम लोग पैसा दे दिए, उसके बाद झूठ बोला गया कि लड़का 7 घंटा बाद होश आएगा सर। लेकिन हम 1 घंटे के बाद तुरंत गए कि कंडीशन बताया कि सर लड़का का आँख नहीं खुल रहा है। फिर भी हमको वहाँ पर डांट डिपट कर 2 गुंडा बुलाया गया वहाँ पर। रात में डॉक्टर साहब भी आए और हम लोग को खेदने लगे, वो भी ताला देकर भागने लगे सर। हम लोग फेरा में पड़ गए, 2 आदमी हम लोग थे, हम लोग परेशान थे। फिर हम 100 नंबर का फ़ोन किए सर। फ़ोन करने के बाद वो 100 नंबर गाड़ी आई, उनके साथ में 2 गुंडे साथ में गए, हम लोग भी गए। और इस पर क्या आपका क्या कहना है? चूँकि ये प्रकरण अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, ये प्रकरण आप द्वारा ही बताया जा रहा है, इसकी हम जांच कराएंगे और उसका उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन किसका है, किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है, पूरी हम जांच कराएंगे। ये जो भी दोषी होगा, जो भी व्यक्ति दोषी होगा, जो भी संस्था दोषी होगा, उसके खिलाफ जो है हम जब विधिक संगत कार्रवाई करेंगे। सर तो बच्चे की मतलब वो तो थाने में जो है इस चीज़ को लेकर तहरीर भी दिए हैं और थाने की तरफ से बच्चे का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। क्या कुछ होगा इसके आगे? BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।